कल्पना कीजिए कि आप 19वीं शताब्दी में हैं और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ फिजिक्स की दुनिया में जश्न का माहौल है। क्यों? क्योंकि वैज्ञानिकों को लग रहा है कि उन्होंने लगभग सब कुछ खोज लिया है। उन्होंने ग्रहों उपग्रहों की गति को एक्सप्लेन कर लिया है, उन्होंने भाप इंजन बना करके गाड़ी चला ली है, उन्होंने विद्युत उत्पन्न कर ली है। मतलब हर आवश्यक चीजें हमने पा ली हैं और हर घटना को हमने प्रकृति में जो हो रही है वो एक्सप्लेन कर लिया। ऐसा वैज्ञानिकों को लगता था। और ऐसे में एक नौजवान जो कि विज्ञान की पढ़ाई कर रहा था, फिजिक्स की पढ़ाई कर रहा था, वो पहुंचता है अपने प्रोफेसर के पास। सर, आपके आशीर्वाद से मेरी जो पढ़ाई है अभी तक की वो अच्छे से हो गई है और आगे मैं चाहता हूँ फिजिक्स में ही रिसर्च वगैरह करना, तो इस पर मैं आपकी राय जानना चाह रहा था। प्लांक की दुनिया में नहीं रहते हो क्या? तुम्हें पता नहीं क्या चल रहा है फिजिक्स के फील्ड में? कुछ बचा है फिजिक्स में रिसर्च करने के लिए? ग्रहों उपग्रहों गति गुरुत्वाकर्षण सब न्यूटन बता के रखे हैं, फोर्स के बारे में, और विद्युत चुंबकत्व के बारे में मैक्सवेल, फैराडे, इन सब ने कुछ छोड़ा थोड़ी तुम्हारे खोजने के लिए। क्या रिसर्च करोगे तुम? फिजिक्स सपना छोड़ दो, माना तुम बहुत अच्छे थे फिजिक्स में, लेकिन जाओ अपने टैलेंट कहीं सही जगह यूज करो, कुछ और करो। लेकिन प्लांक को कहाँ अपने प्रोफेसर की बात समझ में आनी थी, और अच्छा हुआ जो समझ में नहीं आई। प्लांक ने कहा देखो मुझे कुछ नया नहीं खोजना है, मैं तो चला फिजिक्स को समझने, जो चीजें पहले से खोजी जा चुकी हैं बस मुझे वो यही जानना है, उसको और डीप में रिसर्च करना है और डीप में चीजों को समझना है। मुझे कुछ नया कैसे क्रांतिकारी खोजने का मेरा विचार है नहीं। और प्लांक ने चुना एक ऐसी समस्या जिसपे लगभग यूरोप में हर लैब में उतनी समय काम चल रहा था। नाम है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ब्लैक बॉडी मतलब काला वस्तु नहीं, ब्लैक बॉडी मतलब एक ऐसा पिंड, एक ऐसा काल्पनिक पिंड जिसको अगर गर्म किया जाए तो वो सभी संभव तरंगदैर्ध्य, जितनी भी प्रकाश की तरंगदैर्ध्य, जितने भी कलर्स हो सकते हैं, वो सबको उत्सर्जित करे। ये एक इमेजिनरी कॉन्सेप्ट था कि कैसा पिंड हो सकता है। लेकिन प्रैक्टिकली भी हम ये देखते थे कि जब हम किसी वस्तु, जैसे लोहे को आपने देखा होगा एग्जाम्पल के तौर पे, कि जब किसी लोहे के टुकड़े को गर्म किया जाता है पहले वो धीरे धीरे लाल होता है और लाल होने के बाद धीरे धीरे वो नारंगी होना स्टार्ट होता है। आप भट्ठी को देख सकते हो, आप किसी फिलामेंट को देख सकते हो, सर्दियों में जो हीटर होता है जिससे आप लोग आग तापते हो, आप उसको देखिए, जैसे ही आप गर्म करते हो धीरे धीरे रेड होता है, ज्यादा रेड हो जाता है, फिर रेड से फिर ऑरेंज हो जाता है, फिर धीरे धीरे येलो हो जाता है। जब और टेम्परेचर बढ़ाएंगे ना फिर वो व्हाइट हो जाता है। आपको अक्सर ये बहुत ही नॉर्मल सा फिनोमिना है, इसमें ऐसा क्या खास बात है? खास बात है कि टेम्परेचर अगर बढ़ाते जाएंगे तो नॉर्मल फिजिक्स ये कहती थी कि जो ऊर्जा निकल रही है वो मैक्सिमम अलग अलग तरंगदैर्ध्यों के फॉर्म में निकल रही है, लाल, बैगनी, नीला, पीला जो आपको दिखाई दे रहा है। जैसे जैसे हम ताप बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे ये ऊर्जा का मान बढ़ता जाएगा, धीरे धीरे ये एक्स किरणें, गामा किरणें, और ऐसे करके अनंत ऊर्जा निकलनी चाहिए, ऐसा वेव थ्योरी कह रही थी। लेकिन वास्तव में ऐसा हो नहीं रहा था। किसी पर्टिकुलर वेवलेंथ की जो ऊर्जा थी वो मैक्सिमम थी और उसके बाद वो डिक्रीज कर जा रहा था। ये बात साइंटिस्ट को समझ में नहीं आ रही थी, क्योंकि फिजिक्स की थ्योरी कुछ और कह रही थी और प्रैक्टिकल का रिजल्ट कुछ और कह रहा था। वैज्ञानिकों को लगा कि हो सकता है ये कुछ प्रैक्टिकल में कुछ कमी रह रही हो, कोई एरर रह रही हो, कोई चीज जो हम ना समझ पा रहे हो। और प्रैक्टिकल को बार बार दोहराया गया, अलग अलग लैब्स में अलग अलग साइंटिस्ट ने सेम प्रैक्टिकल रिपीट किया। मैंने कहा ना, लगभग पूरे यूरोप में ये इतनी जटिल समस्या थी कि इसी पर काम चल रहा था। सभी साइंटिस्ट लगे हुए थे कि उनको लग रहा था कि यार ये न्यूटन, मैक्सवेल, इन सब की फिजिक्स को लगाएंगे हम, एक्सप्लेन हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ है नहीं खास। लेकिन सालों बीत गए, ये एक्सप्लेन हो ही नहीं रहा। फिर एक दिन मैक्स प्लांक बैठे हुए थे और उनके दिमाग में वो सारे ग्राफ्स को देखने लगे, अलग लैब में जो रिसर्च हुआ वहां से जो आउटपुट निकला वो सबको पढ़ रहे थे, देख रहे थे, समझ रहे थे। और वहां से उन्होंने एक समीकरण लिखा जो कि इन सभी ग्राफ को सेटिस्फाई करे। समीकरण क्या था? E बराबर एच न्यू, जहां पर न्यू थी आवृत्ति, ई थी ऊर्जा जो उससे विकृत हो रही है वस्तु गर्म करने पर, और एच को बाद में प्लैंक कांस्टेंट कहा गया, जो कि बहुत सूक्ष्म राशि होती है। और इस समीकरण में जब उन ग्राफ से जो वैल्यूज मिली तो उसको रखा गया, तो जितने भी ग्राफ्स थे सेटिस्फाइड हो रहे थे, सब सेटिस्फाइड हो रहे थे। मतलब ये उस समय सोचो कि इतना बड़ा ब्रेक थ्रू मिला प्लांक को
लेकिन कमाल की बात यह है कि प्लांक बिल्कुल भी खुश नहीं हुए। आप सोच रहे होगे कि फिजिक्स में जो समस्या इतने दिनों से चली आ रही है, पूरा का पूरा यूरोप लगा हुआ था, पूरी दुनिया लगी हुई थी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, मैक्सवेल ने इतनी आसानी से उसको सॉल्व कर दिया और फिर भी वो खुश नहीं हो रहे थे। क्यों? क्योंकि मैक्सवेल को लग रहा था कि मैंने बस थोड़ा सा कुछ मैथ्स में छेड़छाड़ कर दी है, ये कुछ एक गिमिक है मैथ का जो समीकरण को सेटिस्फाई कर रहा है, जो सारे ग्राफ सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एक्चुअल में ये इसका सोल्यूशन हो ही नहीं सकता। मैक्सवेल इतने कॉन्फिडेंट, सॉरी मैक्सवेल नहीं, मैक्स प्लांक कितने कॉन्फिडेंट थे इस चीज को लेकर के कि वो ये समीकरण लोगों को बताने में हिचक रहे थे, खुद भी मानने को तैयार नहीं थे भाई कि ये सही है। क्यों? क्योंकि अगर ये सही होता तो पूरी क्लासिकल फिजिक्स धराशायी होने वाली थी। मैक्सवेल ने बताया था कि जो प्रकाश ऊर्जा है ये तरंगों के रूप में चलती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, लेकिन ये थ्योरी ये कह रही थी कि प्रकाश जो इससे विकिरित हो रहा है वो तरंगे नहीं है, वो क्या है? ऊर्जा के पैकेट्स हैं, बंडल्स हैं। बाद में उन्हें क्वांटा कहा गया और बहुत बाद में आइंस्टाइन ने जब प्रकाश के प्रभाव को एक्सप्लेन किया तो उन्होंने इसको फोटॉन नाम दिया। ये सब बात की कहानी है। लेकिन अभी प्रेजेंट में मैक्स प्लांक क्या सोच रहे थे कि ये कैसे संभव है कि जो थ्योरी इतने दिनों से चली आ रही है, जो पूरे फिजिक्स को संभाल के रखी हुई है, वो मेरे इस एक छोटी सी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए गलत साबित हो जाएगी। बाद में जब उन्होंने अपनी पेपर पब्लिश किया तो बहुत से फिजिसिस्ट भी उनके समर्थन में नहीं थे। उनको लग रहा था बस ये कुछ है, मैथ्स का समीकरण सेटिस्फाइड हो रहा है बस, है ना, इसमें कोई सच्चाई नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर ये सच होता तो ऊर्जा जो कि कंटिन्यूअस वेव फॉर्म में चल रही थी अभी तक, वो अचानक से आज डिस्क्रीट हो जाती, पैकेट्स के फॉर्म में हो जाती, टुकड़ों में चलने लगती। और आप सोच सकते हैं एक पूरी की पूरी अवधारणा जो चली आ रही थी फिजिक्स में वो परिवर्तित होने वाली थी। तो कोई भी होगा इस पे बिलीव नहीं करो। मैक्सवेल ने कई सालों, 6-7 साल तक, फिर से मैक्सवेल बोल रहा हूँ, मैक्स प्लांक ने 6-7 सालों तक वो इस पे बिलीव ही नहीं कर रहे थे। वो मान रहे थे कि नहीं कुछ तो है। एक्चुअली वो क्लासिकल फिजिक्स को कहीं से डिनाई करना नहीं चाहते थे ना। उन्होंने पहले ही कहा था कि मुझे कोई नया थोड़ी खोजना, कोई नया थोड़ी बनाना है मुझे। वो चाह रहे थे कि उनका ये समीकरण कहीं ना कहीं इस क्लासिकल थ्योरी में फिट हो जाए, लेकिन ये कहीं से फिट होने का नाम ही नहीं ले रहा था। और यहाँ से बर्थ होती है फिजिक्स की एक नई दुनिया की, जिसको शुरू में रिकग्निशन बहुत कम मिल रहा था, इसको लोग मानने को तैयार नहीं थे। लेकिन धीरे 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 जैसे सबसे बड़ा ब्रेक थ्रू मिला जब आइंस्टाइन ने इस थ्योरी का प्रयोग करके प्रकाश वैद्युत प्रभाव को एक्सप्लेन किया, उनको इसके लिए नोबेल भी मिला। और जब इतना बड़ा साइंटिस्ट समर्थन में आ जाता है तो फिर कहीं ना कहीं लोग लगता है कुछ तो शायद सच्चाई हो सकता है हो इसमें। और इसके बाद नील्स बोर आए, जो परमाणु का मॉडल रदरफोर्ड बताए थे उसमें सबसे बड़ी समस्या आ रही थी कि वो इलेक्ट्रॉन बाद में जाकर नाभिक में गिरेगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व ही नहीं हो रही थी, लोग परेशान थे उसमें। नील्स बोर ने क्या किया, इसी क्वांटाइजेशन का यूज किया। उनका नहीं, ऑर्बिट्स भी क्वांटाइज्ड है, ये फिक्स ऊर्जा है, ऊर्जा बटी हुई है और एक फिक्स एनर्जी के ऑर्बिट में ही इलेक्ट्रॉन केवल रिवॉल्व कर सकता है, हर ऑर्बिट में नहीं कर सकता है। तो उन्होंने इस क्वांटाइजेशन का यूज किया और एक नया परमाणु मॉडल बनाया और वो काफी हद तक सक्सेस भी हुआ स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में, परमाणु की स्थिरता को एक्सप्लेन करने में। तो समझ सकते हैं कि जो जो प्रॉब्लम छोटी मानी जा रही थी फिजिक्स में, वो सारी प्रॉब्लम इस एक छोटे से परिवर्तन ने सॉल्व कर दिया। लेकिन आपको लग रहा होगा कि अब तो बस सब कुछ बेड ऑफ रोजेस है, लेकिन इतना आसान नहीं था। ऐसी बहुत सी चीजें थी जो वेव थ्योरी एक्सप्लेन करके रखी हुई थी, लेकिन उसको मैक्स प्लांक की थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी। तो क्या चीजें हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको सीरीज पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में बताइए और मैं इस कहानी को आगे कंटिन्यू रखूंगा। अभी हम लोगों ने केवल क्वांटम फिजिक्स की नींव रखी है। अगली स्टोरी होगी कि कैसे आइंस्टाइन ने प्रकाश के प्रभाव को एक्सप्लेन किया, जो कि आपका पहला चैप्टर है मॉडर्न फिजिक्स में। ठीक है, चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को बाय बाय।